तो एक बार मैं फिर से स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का आपका अपने YouTube चैनल गुरुवर जी के में। जी हाँ दोस्तों, तो आज हम ज्योग्राफी के थर्ड चैप्टर को लेकर चलने वाले हैं, यानी कि NCERT के क्लास 6 के ज्योग्राफी के चैप्टर थर्ड का, जिसका नाम है पृथ्वी की गतियाँ। इसमें हम मुख्य रूप से पृथ्वी के दो प्रकार की गतियों के बारे में अध्ययन करेंगे। इसके पहले का जो हमारा चैप्टर था उसमें हम लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड के बारे में, यानी कि अक्षांश रेखाएं और देशांतर रेखाओं के बारे में हमने पढ़ा था। तो इस चैप्टर में हम मुख्य रूप से पृथ्वी के गतियों के बारे में पढ़ेंगे और जानेंगे कि कैसे पृथ्वी गति करती है, उसके गति के कारण क्या क्या प्रभाव पृथ्वी के ऊपर पड़ता है, हमें किस किस चीज़ों का एहसास होता है या फिर किस प्रकार का परिवर्तन पृथ्वी पर होता है। इन तमाम चीज़ों के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। यदि पिछला चैप्टर आपने नहीं पढ़ा है तो यहाँ आई बटन पे क्लिक करके उसे पढ़ सकते हैं, क्योंकि वह चैप्टर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके ज्योग्राफी के मुख्य रूप से पृथ्वी के बारे में समझने के लिए, यानी कि ज्योग्राफी विषय के अंतर्गत पृथ्वी को समझने के लिए वह चैप्टर बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। तो चलिए आज शुरू करते हैं। हम पृथ्वी के झुकाव के बारे में हम पढ़ते हैं। सबसे पहले तो पृथ्वी, जैसा कि आपको पता है कि पृथ्वी पूर्ण रूप से गोल नहीं है, लेकिन हम मान लेते हैं कि पृथ्वी गोल है, यानी कि गोलाकार है पृथ्वी। लेकिन यदि हम इसके अक्षों को देखें तो यह बिल्कुल ऐसे सीध में 90 अंश का कोण नहीं बनाता है इसके आधार से, इसके मध्य आधार से, बल्कि कुछ झुका हुआ है। यानी कि जहाँ से पृथ्वी अपने अक्ष पे घूमती है, यानी कि घूर्णन गति करती है, वह बिल्कुल सीधे सीधे, जैसे अगर ये मान लीजिए बॉल है, यह पृथ्वी है, तो सीधे सीधे ऐसे घूमना चाहिए पश्चिम से पूरब की ओर, ऐसे ऐसे, लेकिन सामान्य रूप से थोड़ा सा ये झुक कर घूमती है, ऐसे थोड़ा सा झुकी हुई है पृथ्वी अपने अक्षों पे और इस प्रकार से घूमती है। इसके झुकाव का सबसे बड़ा प्रभाव पृथ्वी पे ये पड़ता है कि विभिन्न समय में हमारे मौसम में जो परिवर्तन देखने को मिलता है, यानी कि कभी आप देखेंगे कि वर्ष भर कभी बहुत अधिक यहाँ पे गर्मी होगी बहुत ज़्यादा, कभी ठंडा मौसम रहेगा और कभी कभी नॉर्मल मौसम रहता है। तो ये सभी जो मौसम परिवर्तन होता है वह इसी झुकाव के कारण होता है, यानी कि पृथ्वी के झुकाव के कारण होता है। अब हम बात करते हैं कि आखिर झुकाव कितना है पृथ्वी का। तो थोड़ा सा हम इसके बारे में से थोड़ा सा पूरा कर लेते हैं इस फिगर को। मान लीजिए कि यह हमारी पृथ्वी है और ये सूर्य आप मान सकते हैं इसको, और ये हमारा सूर्य है जो अपना प्रकाश फैला रहा है और इसका प्रकाश आ रहा है ऐसे सूर्य का पृथ्वी पे। और आप जानते हैं कि पृथ्वी पे इसके मध्य में एक जो रेखा खींचा गया है, उसके बारे में आप जानते हैं कि यह जो रेखा है वह विषुवत रेखा है। और इसके अलावा दो और महत्वपूर्ण रेखाएं यहाँ पे हैं। एक रेखा जो उत्तरी गोलार्ध में, चूंकि यह नॉर्थ पोल है और यह साउथ पोल है, उत्तरी गोलार्ध का जो 23.5 अंश के कोण पे जो रेखा आपको यहाँ पे मिलती है वो है कर्क रेखा, जिसमें सामान्य रूप से भारत इस कर्क रेखा से होकर गुजरता है। यानी कि ये जो कर्क रेखा है वो भारत के बिल्कुल बीचों बीच से होकर गुजरता है, भारत के लगभग 8 राज्यों से होकर गुजरता है। और इसके बाद जो आप देखेंगे यहाँ पे 23.5 डिग्री, यदि हम दक्षिण की बात करें तो यहाँ पे आपको मकर रेखा मिलेगा। यानी कि 3 महत्वपूर्ण रेखाएं, एक तो विषुवत रेखा जो मध्य से पृथ्वी को काटता है उसके ध्रुवों के लंबवत, और आप देखेंगे तो 23 डिग्री पे 23.5 डिग्री पे उत्तर की ओर कर्क रेखा मिलेगा और दक्षिण की ओर, यानी कि दक्षिणी ध्रुव की ओर आपको मकर रेखा प्रदान होगा। यदि हम झुकाव की बात करें, अब देखिए यदि हम इसे एक गोला मान लें, सामान्य गोलाकार यदि पृथ्वी को मान लें, तो आप देखेंगे कि यदि हम इसका एक यहाँ से एक लाइन खींचते हैं बीचों बीच, जिसे हम कक्षीय समतल भी कह सकते हैं। अब चूंकि पृथ्वी ये चारों तरफ घूम रही है सूर्य के, तो एक आप जानते हैं कि एक दीर्घवृत्ताकार परिपथ पे हमारी पृथ्वी घूमती है। तो वो जो परिपथ होता है वो जिस आधार से होकर जाती है उसे ही हम जो है कक्षीय समतल कहते हैं। यानी कि कक्षीय समतल देखा जाए तो बिल्कुल बराबर होगा। ये जो है ये जो विषुवत रेखा है यह तो इस झुकाव के कारण थोड़ा सा तिरछा आपको दिखाई देता है, लेकिन ये जो रेखा हम खींचेंगे इसे यदि हम इसे कक्षीय
कक्षीय समतल समतल रेखा मान लें, तो यहाँ से जो 90 अंश का कोण आपको मिलेगा, यदि हम देखें तो यदि इस प्रकार से यदि पृथ्वी होती, यानी कि जो नॉर्थ पोल में जो झुकाव यहाँ पे आपको देखने को मिलता है 23.5 डिग्री का, यदि ये होता ही नहीं तो आप समझ सकते हैं कि पृथ्वी जब घूमती तो हमारे पृथ्वी पे हमेशा मौसम एक समान होता। यानी कि सबसे यदि सामान्य रूप से देखा जाए तो हम लोग का जो विषुवत रेखा है वो विषुवत रेखा इस हिसाब से यहाँ पे आ जाता है, यानी कि कक्षीय समतल ही हमारा विषुवत रेखा होता और पृथ्वी हमेशा लगातार एक तरह से घूमती रहती, पश्चिम से पूरब की ओर जाती रहती और जो सूर्य की रोशनी पड़ती वह इसी विषुवत रेखा पे सबसे ज़्यादा पड़ती। यानी कि यदि इसमें झुकाव नहीं होता तो इस पर हमेशा पड़ता और एक समान हमेशा रहता। यानी कि साल भर आप इसी तरह की चीज़ें देखते हैं, 24 घंटे में भी कोई परिवर्तन नहीं होता, वो हमेशा बदलता रहता और इससे होता ये कि मौसम हमेशा एक समान पृथ्वी पर रहता, तो मौसम परिवर्तन यहाँ पे होता ही नहीं। कहीं पे बहुत अधिक ठंडी होता है, कहीं पे बहुत ज़्यादा गर्मी होता है, इसी प्रकार की चीज़ें यहाँ पे होती। लेकिन कक्षीय समतल से यह जो कोण बनाता है वह 23.5 डिग्री का कोण बनाता है, यानी कि 23.5 डिग्री का झुकाव आप लोग को देखने को मिलेगा। इसमें प्रश्न भी पूछा जाता है कि अपने अक्षों पे पृथ्वी कितने अंश झुकी हुई है, तो यदि हम इसे 90 अंश मान लेते हैं बराबर करके कक्षीय समतल के आधार पे, तो 23.5 डिग्री यहाँ पे झुकाव देखने को मिलता है। लेकिन यदि इस तरह का प्रश्न पूछ लिया जाए कि कक्षीय समतल से जो पोल है, यानी कि ये जो अक्ष है वह कितने अंश का कोण बनाती है, तो आपका उत्तर जो होगा वह 66.5 डिग्री का, यानी कि ये जो झुकाव है इसके कक्षीय समतल से वह 66.5 डिग्री का है। इसी 66.5 डिग्री के झुकाव के कारण या फिर 23 डिग्री के इसके पोल के झुकाव के कारण पृथ्वी पे कभी मतलब हर इलाके में हमेशा मौसम परिवर्तन होता रहता है। कभी साल भर में कभी बरसात अधिक होगा तो कभी गर्मी अधिक होगी, कभी ठंडी अधिक होगी, तो इस तरह का परिवर्तन इसी झुकाव के कारण ही देखने को मिलता है। तो ये हो गया आपका कि यदि ये प्रश्न पूछते हैं कि कक्षीय समतल से इसका जो कितने अंश का कोण बनाता है, ये जो इसका पोल है पृथ्वी का, तो हो जाएगा 66.5 डिग्री। और यदि पूछ लेता है कि कितने अंश पे झुका हुआ है पृथ्वी अपने अक्षों को लेकर, तो वह 23.5 डिग्री के अंश पे झुका हुआ है। यानी कि दोनों को जब मिलाएंगे तो आप 90 डिग्री बन जाएगा, वो बात एक ही है। तो आप लोग समझ गए होंगे इस चीज़ को। और यही कारण है कि पृथ्वी पे हमेशा कभी साल में कभी गर्मी अधिक होती है और कभी ठंडी अधिक पड़ती है। तो ये हो गया पृथ्वी का झुकाव। अब हम बात करते हैं घूर्णन गति के बारे में। घूर्णन गति क्या है? तो जब पृथ्वी अपने अक्ष के चारों तरफ घूमती है, यानी कि अक्ष का आधार बनाकर जब ये चारों तरफ पूरब से पश्चिम घूमती है, तो इसी के कारण दिन और रात होता है। यानी कि जो घूर्णन गति होती है, इसी गति के कारण पृथ्वी पे दिन और रात होता है। मान लीजिए पृथ्वी है और ये जो मैं बताया था कि जैसे पिछले चैप्टर में कि ये दोनों आपका अक्ष है और अपने अक्ष पे जो पृथ्वी घूम रही है पश्चिम से पूरब की ओर, यही इसी के कारण दिन और रात होता है। मान लीजिए सूर्य यहाँ पे अगर है तो ये वाला जो क्षेत्र होगा पूरा प्रकाशित रहेगा, तो यहाँ पे दिन रहेगा और इसके पीछे जो होगा वो रात रहेगा। और जब जैसे जैसे ये पृथ्वी घूमेगी वैसे दिन और रात होगा। यदि अब मान लीजिए पृथ्वी में घूर्णन गति ना होता तो क्या होता? तो यदि पृथ्वी में घूर्णन गति ना होता तो एक स्थान पे, यानी कि ये जो पूरा क्षेत्र है, ये पूरा जो क्षेत्र है वो प्रकाशमय रहता और ये अंधकारमय रहता। अब इससे होता ये कि ये जो पूरा क्षेत्र था, ये पूरे हमेशा इसमें गर्मी पड़ती है, उतना भीषण गर्मी पड़ती है कि यहाँ पे जीवन संभव ही नहीं हो पाता। और इसके विपरीत साइड में हमेशा अंधेरा होने के कारण इतना ज़्यादा यह ठंडा इलाका होता पृथ्वी का कि इस पर भी जीवन संभव नहीं हो पाता। और यदि आप सामान्य तौर पे कहें कि यदि पृथ्वी अपने घूर्णन गति ना करती, अपने अक्षों पे ना घूमती, तो सामान्य अवस्था पे आप कर सकते हैं कि पृथ्वी पे लाइफ मौजूद नहीं रहती। अब यदि हम दिन और रात की बात करें तो पृथ्वी जो है, ये यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो पढ़ रहे हैं प्रदीप्ति वृत्त जो होता है, तो प्रदीप्त वृत्त जो होता है कि पृथ्वी का जितना भाग उजाले में रहता है और जितना अंधेरे में रहता है, तो ये दोनों चीज़ों को जो विभाजित करने वाली रेखा रहती है, इसे ही हम प्रदीप्त वृत्त कहते हैं।
प्रदीप्त वृत्त कहते हैं। यानी कि आप सामान्य तौर पर देखेंगे जब सूर्य का फोकस इस पे पड़ेगा तो इतना जो हिस्सा रहेगा वह पृथ्वी का इस साइड में उजाला रहेगा और उसके विपरीत साइड में अंधेरा यहाँ पे दिखाई देगा आप लोगों को। और ये जो रेखा इस चीज़ को विभाजित करती है इसे हम प्रदीप्त वृत्त कहते हैं। और ये हमेशा परिवर्तित होती रहती है। मान लीजिए कि इस क्षेत्र में अभी उजाला है, लेकिन जब पृथ्वी 24 घंटे में पूरा करती है अपना भ्रमण और धीरे धीरे वो लगातार घूम रही है, तो होगा ये कि इस साइड में यानी कि पृथ्वी के दूसरे साइड में आप देखेंगे तो वहाँ पे शाम होगा, यानी कि ये जो सूर्य है वह ढलता हुआ दिखाई देगा। और इस साइड यानी कि पश्चिम की साइड आगे की ओर जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे पश्चिम की ओर एक नया सवेरा होता हुआ प्रतीत होगा। यानी कि इसमें हमेशा परिवर्तन होता रहता है, प्रदीप्त वृत्त में हमेशा परिवर्तन होता रहता है, तो इसे ही प्रदीप्त वृत्त कहते हैं। और जिस साइड सूर्य की रोशनी पड़ती है उधर दिन होता है और दूसरी तरफ रात होता है। हम बात करते हैं परिक्रमण की। अब यदि हम घूर्णन की बात करें तो यह 24 घंटे में अपना पूरा करता है, यानी कि एक पूरा चक्कर लगा लेता है। यानी कि मान लीजिए यदि ये पृथ्वी है तो इसे घूमने में इस साइड से मान लीजिए यहाँ से शुरू हो रहा है तो इस साइड से पूरा घूमने में इसे इस प्रकार से 24 घंटे का समय लगता है। यदि हम बात करें परिक्रमण की तो सामान्य रूप से पृथ्वी अपने अक्ष पे घूमता ही है, उसके बावजूद भी पृथ्वी जो है वह सूर्य के चारों तरफ भी घूमता है। यानी कि पृथ्वी यदि मान लीजिए यह सूर्य है जो चमक रहा है बीच में और ये पृथ्वी का परिपथ है जहाँ पृथ्वी है, तो पृथ्वी अपने अक्ष पे घूम ही रहा है, यहाँ पे ये तेज़ी के साथ घूम ही रहा है और साथ साथ में ये आगे भी बढ़ रहा है, इस परिपथ पे आगे भी बढ़ रहा है। तो इसी जो पृथ्वी का जो कक्षा होता है, यानी कि जो पृथ्वी का कक्षा होता है उसी में जब ये चक्कर लगाता है सूर्य के, तो उसी के चक्कर को ये परिक्रमण यहाँ पे कहा जाता है। और यह परिक्रमण लगाने में इसे सामान्य तौर पे 365 दिन का समय लगता है। 365 दिन और 6 घंटे, यानी कि 365 दिन और 6 घंटे का समय लगता है। और सामान्य तौर पे हम साल जो है वह 365 दिन का मान लेते हैं ताकि सुविधा हो, यानी कि कैलेंडर्स में ज़्यादा दिक्कत ना हो, क्योंकि हमेशा तारीख बदलना पड़ता और काफ़ी समस्या आ जाता है। इसलिए इस 6 घंटे को हम लोग निकाल देते हैं और ये 6 घंटे हम लोग जोड़ते रहते हैं। यानी कि यदि हम बात करें 6 घंटे की तो 6 घंटे को कितने भाग में बांटेंगे तो एक दिन पूरा बन जाएगा। तो यदि हम 6 धन 6 और धन 6 कर दें, यानी कि 6 दूनी 12, 6 तिक 18, 6 चौक 24, कुल मिलाकर यहाँ पे 24 घंटे बनेगा। और 24 घंटे का जो होता है वह एक दिन होता है, एक दिन। यानी कि हम जो साल है वह 365 दिन का मान लेते हैं और जो 6 घंटा है ये 6 घंटे को हम ऐसे ही रहने देते हैं और फिर 4 साल के गैप पे फिर से हम एक लीप ईयर मान लेते हैं। लीप ईयर यानी कि फरवरी के महीने में ये देखने को मिलेगा। फरवरी के महीने में आप देखते हैं कि कभी फरवरी 28 दिन का होता है और कभी 29 दिन का होता है। बाकी महीनों के साथ ऐसा नहीं होता है। बाकी महीनों में जैसे जनवरी 31 का होता है, उसके बाद मार्च 31 का होता है। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि वह हर साल बदलता नहीं रहता है। लेकिन फरवरी एक ऐसा महीना है जिसमें आप देखेंगे तो अधिकतर 28 दिन का फरवरी रहेगा, लेकिन कभी कभी 29 दिन का फरवरी आ जाता है। अभी 29 दिन का फरवरी जो आता है वह यहाँ से जो 6 घंटे बचे हुए थे इसी को हम जोड़ते रहते हैं, प्रत्येक साल जोड़ते रहते हैं। प्रत्येक साल जोड़ने के बाद प्रत्येक 4 साल पे ये जो फरवरी होता है वह एक दिन आगे बढ़ जाता है, यानी कि 28 से 29 दिन का हो जाता है। और एक दिन ये जो 24 घंटा जोड़ के बन रहा है वह यहीं से बनता है, यानी कि इसके परिक्रमण से ही यह जुड़ा हुआ मामला है। जैसे कि यह 2023 चल रहा है, 2023 जो है वह एक सामान्य वर्ष है, यानी कि लीप वर्ष नहीं है। तो इसमें यदि आप कैलेंडर देखेंगे तो पाएंगे कि जो फरवरी का जो महीना है वह 28 दिन का ही है। लेकिन जब हम अगले साल की बात करते हैं, जब हम 2024 की बात करते हैं, तो 2024 का जब कैलेंडर आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि 2024 का जो कैलेंडर होगा वो फरवरी का जो होगा वह 29 दिन का होगा। और इसलिए क्योंकि यह लीप वर्ष है। अब इसकी गणना कैसे की जाती है? मान लीजिए 2024 है, फिर 2024 के बाद फिर अगला महीना जो आए, अगला जो साल आएगा, यहाँ पे मान सकते हैं कि 2024 के बाद फिर
2025, फिर 2026, फिर 2027 और फिर 28। तो आप देखेंगे 2024 के बाद 1, 2, 3 और फिर चौथे साल यानी कि 2028 का जो साल होगा वो भी लीप ईयर होगा। यानी कि 24 के बाद 25, 26 और 27 जो होगा, ये 3 साल जो आने वाला साल होगा वो जो होगा वह सामान्य ईयर होगा, यानी कि सामान्य साल होगा। और उसके बाद जब 2028 में हम प्रवेश करेंगे तो फिर लीप ईयर आएगा। लीप ईयर जानने का सबसे आसान तरीका ये है कि कोई भी साल है, जैसे मान लीजिए 2024 यहाँ पे दिया हुआ है, तो यदि हम 2024 के हम ये 2 अंकों को, ये जो 2 अंक है 24 हैं, इसे हम 4 से भाग करते हैं तो 4 छक 24 पूरा का पूरा कट जाता है। तो यही इसका प्रतीक होता है कि हम जानते हैं कि मतलब यही जो साल होगा वह लीप ईयर होगा। जैसे इस समय जो 2023 चल रहा है, 2023 को आप 4 से काटेंगे तो 4 छक 24 पूरी तरह से नहीं कट पाएगा। 4, 25, 20, 5 से कट रहा है लेकिन 1 यहाँ पे बच जा रहा है, इसलिए यानी कि यह लीप ईयर नहीं होगा। यदि आप 2022 का ट्राई करेंगे तो 2022 भी लीप ईयर नहीं होगा, क्योंकि ये 4 से पूरी तरह से नहीं कटेगा, यानी कि 4, 25, 20 हो जाएगा और यहाँ पे 2 बच जाएगा। तो इस तरह से आप देखेंगे यहाँ पे 1 नहीं बल्कि 3 बचेगा, यानी कि 4, 25, 20 और 3, 23 हो जाएगा, लेकिन पूरी तरह से विभाजित नहीं होगा। 2024 के पहले यदि हम बात करें कि कब लीप ईयर पड़ा था पृथ्वी पे, तो जब आप देखेंगे और नीचे जाएंगे 2023 भी नहीं है, 2022 भी नहीं है, 2021 भी नहीं है, फिर 2020 का यदि आप ट्राई करेंगे तो आप पाएंगे कि ये 4 से विभाजित हो जा रहा है, 4, 25, 20। तो 4 से विभाजित होने के नाते आप मान सकते हैं कि 2020 जो है वह भी एक लीप ईयर ही था। तो इस तरह से हम लीप ईयर और सामान्य ईयर की गणना करते हैं, और यह जो परिवर्तन आपको देखने को मिलता है वह इसी वजह से मिलता है, यानी कि 365 दिन और जो 6 घंटे का समय लगाता है, इसी के वजह से जो हमारा फरवरी का महीना होता है कभी 28 दिन का होगा और कभी 29 दिन का होता है। परिक्रमण, इसके परिक्रमण के कारण और इसके अंश पे ये जो झुकाव है, इसके ध्रुवों पे इसके जो झुकाव है पृथ्वी का, इन्हीं दोनों के कारण यहाँ पे मौसम में परिवर्तन देखने को मिलता है। यदि आप इस फिगर को ध्यान से देखेंगे, ये फिगर यदि मैं इसके और सभी रेखाओं को स्पष्ट रूप से बना दूँ, जैसे कि यहाँ पे विषुवत रेखा बना दिया जाए, और यहाँ पे दक्षिण की ओर है, क्योंकि यह साउथ है, यह नॉर्थ है, यह नॉर्थ है, यह साउथ है, नॉर्थ पोल, साउथ पोल, नॉर्थ पोल, साउथ पोल। तो ये जो हो जाएगा वो मकर रेखा हो जाएगा, और ये जो हो जाएगा वो आपका कर्क रेखा हो जाएगा। इसी तरह से इसमें हम और सभी में भी बना देते हैं, और कर्क। अब इसमें जो झुकाव है पृथ्वी पे, यह 23.5 डिग्री का जो झुकाव आप देख रहे हैं, यदि हम यहाँ से देखें इसे, तो ये वाला हिस्सा, ये जो इसके अक्ष पे जो झुकाव है इसके कारण और परिक्रमण के कारण, यानी कि जब सूर्य चारों तरफ, पृथ्वी जब सूर्य के चारों तरफ एक परिपथ पे घूमता है, तो इसी के कारण यहाँ पे मौसम में परिवर्तन आता है। वो कैसे आता है, इस फिगर के माध्यम से यही समझने का प्रयास हम करेंगे। हम सबसे पहले बात करते हैं 21 जून की। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है 21 जून। 21 जून की जब स्थिति को आप देखेंगे तो आप पाएंगे, मान लीजिए सूर्य का प्रकाश ऐसे आ रहा है और पृथ्वी पे पड़ रहा है, और ये जो है इसे आप प्रदीप्त वृत्त मान सकते हैं, और ये जो क्षेत्र होगा इसे अंधेरा है इस समय। अब चूँकि पृथ्वी तो 24 घंटे पे घूमती रहती है, तो हमेशा परिवर्तन होता रहता है। तो आप जब इसके फोकस को देखेंगे, 21 जून के आसपास का समय है ये मतलब 21 जून के दिन ही नहीं होता है, बल्कि लगभग 3-3 महीने पे हमेशा बदलता रहता है। लेकिन आप देखेंगे कि 21 जून की जो स्थिति है पृथ्वी की, वह कुछ इस प्रकार से होती है। और आप देखेंगे कि यहाँ पे ये जो क्षेत्र है, ये जो नॉर्थ पोल है, वह थोड़ा सा पृथ्वी सूर्य की ओर झुका हुआ है, और सूर्य का जो प्रकाश है वह नॉर्थ पोल पे ज़्यादा पड़ रहा है। प्रदीप्त वृत्त यदि इसे मान लेते हैं तो यहाँ तक देखिए पूरा उजाला रहेगा, और साउथ पोल देखिए कुछ अंधेरे में है, यानी कि साउथ पोल थोड़ा सा झुका हुआ है। और जो नॉर्थ पोल है, यानी कि इसका जो ये आप मुख्य रूप से जो कर्क रेखा है यहाँ पे,
कर्क रेखा है। और जून का मौसम यदि आप भारत में महसूस करेंगे तो आपको पता चलेगा कि जून के मौसम में कितनी अधिक गर्मी होती है। उसका कारण यही है कि पृथ्वी इस प्रकार से झुकी रहती है इस समय जून के मौसम में कि जो सूर्य का जो प्रकाश है वह जो इसका जो प्रकाश का सारा जो हिस्सा है यानी कि जो मध्य इसका जो फोकस होता है वह कर्क रेखा पे पड़ता है। कर्क रेखा पे पड़ने के कारण जून के महीने में हमारे भारत पे यानी कि हम इस क्षेत्र पे यानी कि उत्तरी गोलार्ध में गर्मी रहती है। यानी कि यदि हम उत्तरी गोलार्ध की बात करें 21 जून की तो यहाँ पे आपको ग्रीष्म ऋतु देखने को मिलेगी। और चूँकि जो साउथ है आप देखेंगे साउथ का ज़्यादातर हिस्सा जो है वह इसका जो किरण है वह बिल्कुल तिरछा पड़ रही है। और जब किसी स्थान पे तिरछी किरणें पड़ती हैं तो वहाँ का जो मौसम होगा वह ठंडा होगा, क्योंकि वहाँ पे जो प्रकाश होगा वो उतनी तेज़ नहीं पड़ेगी। इसलिए साउथ पोल में जो साउथ का हिस्सा होता है यानी कि जो मकर रेखा का जो क्षेत्र होगा वहाँ पे शीत ऋतु पड़ता है। और यानी कि जब 21 जून में भारत में गर्मी पड़ती है यानी कि कर्क रेखा वाले क्षेत्र में गर्मी पड़ती है तो 21 जून को ही दक्षिणी ध्रुव में ये जो मकर रेखा वाला क्षेत्र होता है यहाँ पे जितने भी देश हैं वहाँ पे शीत ऋतु रहता है। इसी के विपरीत जब हम बात करेंगे 22 दिसंबर की तो 22 दिसंबर में आप महसूस कीजिए कि कैसा मौसम होता है इस भारत में। भारत में मौसम जो होता है वह ठंडा होता है, अभी बीत रहा है, ठंडी का मौसम बीत ही रहा है धीरे धीरे। और 22 दिसंबर में आप देखेंगे तो बहुत कड़ाके की ठंड पड़ती है। उसका कारण ये है कि जब हम इसके प्रदीप्त वृत्त को देखेंगे तो ज़्यादातर जो प्रकाश पड़ेगा सूर्य का वो किधर पड़ रहा है। आप देखेंगे झुकाव जो है इस साइड है, यानी कि ये जो साउथ पोल है वह यहाँ पे सूर्य की ओर है। यहाँ पे आप देखेंगे कि नॉर्थ पोल जो था वह सूर्य की ओर था, यानी कि साउथ का जो झुकाव इस ओर है। यानी कि जो सूर्य का प्रकाश जो पड़ रहा है वह मकर रेखा पर पड़ रहा है, मकर रेखा पर डायरेक्ट पड़ रहा है। और यही कारण है कि मकर रेखा पे दिसंबर के महीने में ग्रीष्म ऋतु रहती है, ग्रीष्म रहता है। और उत्तरी ध्रुव पे जो कि आप देखें कि ये जो रेखा है कर्क रेखा, यहाँ पे सूर्य का प्रकाश डायरेक्ट नहीं पड़ रहा है, यानी कि तिरछा प्रकाश पड़ता है। इसलिए यहाँ पे नॉर्थ पोल में 22 दिसंबर के आसपास का जो मौसम रहेगा वह शीत ऋतु का रहता है। इसीलिए यहाँ पे ठंडी पड़ रहा है, क्योंकि हम लोग किसके पास रहते हैं, हम लोग को कर्क रेखा के आसपास ही रहते हैं, यानी कि कर्क रेखा बीचों बीच होके जाती है। तो भारत का जो उदाहरण है वो बहुत फेमस है। मकर रेखा की बात यदि आप करें तो मकर रेखा जो है आप देखेंगे कि हमारा जो ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया से होकर गुजरती है। और सबसे बड़ी बात है कि अन्य देश जो उत्तरी गोलार्ध में रहते हैं वह जो अपना 25 दिसंबर मनाते हैं, जो यानी कि जो क्रिसमस का जो पार्टी मनाते हैं वो ठंडी में मनाते हैं। देखिए आप क्रिसमस जब आपके दिमाग में आता है, क्योंकि हम लोग उत्तरी ध्रुव के रहने वाले निवासी हैं, यानी कि उत्तरी गोलार्ध में रहते हैं हम लोग, इसलिए जब हम 25 दिसंबर की बात या क्रिसमस की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में कहीं ना कहीं एक ठंडी वाला मौसम चलता है, और रजाई और हमारे स्वेटर्स और अन्य चीज़ें दिखाई देती हैं। लेकिन स्थिति यहाँ पे जो ऑस्ट्रेलिया की जो स्थिति रहती है वहाँ पे कुछ और रहती है, यानी कि 25 दिसंबर में जो ऑस्ट्रेलिया में है वह ग्रीष्म ऋतु मनाया जाता है, क्योंकि इसका जो सूर्य का जो प्रकाश होता है वह मकर रेखा पे डायरेक्ट पड़ता है, इसलिए वहाँ पे गर्मी का मौसम होता है। इसके अलावा दो और स्थिति आती है जो कि 21 मार्च का, यानी कि मार्च के मौसम में आप महसूस कर सकते हैं, यानी कि फरवरी मार्च के मौसम में देखिए। और यहाँ पे आप सितंबर के मौसम को आप समझ सकते हैं, यानी कि आप जान रहे हैं कि देखिए अभी तो जनवरी का लास्ट लगभग चलने वाला है, फरवरी आएगा, मार्च आएगा। और मार्च में मौसम किस प्रकार से होता है, ना तो बहुत अधिक गर्मी लगती है, ना तो बहुत ज़्यादा ठंडी लगती है। तो नॉर्थ पोल पे जो होता है, नॉर्थ पोल पे यहाँ पे जो होता है वह बसंत ऋतु चलता है, बसंत ऋतु चलता है। और साउथ पोल पे यहाँ पे आप देखेंगे तो शरद ऋतु चलेगा। अब इसी के विपरीत में यदि हम 23 सितंबर की बात करें तो 23 सितंबर में नॉर्थ पोल पे शरद ऋतु चलता है, और यहाँ पे साउथ पोल पे यहाँ पे बसंत ऋतु चलता है, यानी किसी के विपरीत हो जाता है। अब आप एक बात मानिए कि एक बात समझ सकते हैं कि अब देखिए ठंडी ख़त्म होने के बाद, यानी कि नॉर्थ पोल पे
नॉर्थ पोल पे शीत ऋतु खत्म होने के बाद दिसंबर के बाद जब मार्च आता है तो बसंत ऋतु पड़ता है, और बसंत ऋतु के बाद फिर से यहाँ पे ग्रीष्म ऋतु पड़ता है, यानी कि बाद में 21 जून के आसपास ग्रीष्म ऋतु पड़ता है। फिर जब आप आएंगे तो यहाँ पे जब नॉर्थ पोल की बात करें तो सितंबर के महीने में फिर यहाँ पे शरद का मौसम चलेगा, और शरद और जो वसंत का जो मौसम होता है वो तो ना तो बहुत ज़्यादा गर्मी का होता है ना तो बहुत ज़्यादा ठंडी का होता है। इसमें होता यह है कि इसमें जो प्रकाश, सूर्य की जो प्रकाश की किरणें पड़ती हैं वो डायरेक्ट आपका ये जो रेखा है, जो विषुवत रेखा है, विषुवत रेखा पे पड़ती है। यानी कि जब आप देखेंगे कि तो मार्च के महीने में और सितंबर के महीने में जो पृथ्वी पे जो दिन रात होगा वह बराबर होता है, क्योंकि यहाँ पे जो भी प्रकाश पड़ता है पृथ्वी सूर्य का वह विषुवत रेखा पे पड़ता है, वह ना तो मकर रेखा पे पड़ता है और ना ही कर्क रेखा पे पड़ता है। इसलिए दोनों पोल पे यानी कि उत्तरी गोलार्ध के कर्क रेखा और दक्षिणी गोलार्ध के जो यहाँ पे मकर रेखा है, दोनों पे मौसम बिल्कुल समान होता है, ना तो बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है ना बहुत ज़्यादा ठंडी पड़ती है। इस समय यदि बात करें तो इस समय विषुवत रेखा से होकर गुजरने वाले जितने भी देश होते हैं उस पर गर्मी पड़ती है, यानी कि 21 मार्च को भी गर्मी रहेगा और 23 सितंबर, यानी कि इस ऐसे इलाकों में गर्मी अधिक पड़ती है। यानी कि विषुवत रेखा के क्षेत्र में दो बार आप गर्मी को महसूस करते हैं साल भर में, लेकिन अन्य जो होते हैं वहाँ पे आप देखेंगे तो एक बार आप ठंडी महसूस करेंगे और एक बार एक गर्मी महसूस करेंगे। तो इस तरह से चीज़ें होती हैं। यहाँ पे ये जो 21 जून और यहाँ पे 21 मार्च, यहाँ पे 22 दिसंबर और जो 23 सितंबर की बात की गई है, यानी कि आप देख सकते हैं मार्च के बाद अप्रैल, मई, जून, उसके बाद जून के बाद जुलाई, अगस्त, सितंबर, और सितंबर के बाद अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, यानी कि 3-3 महीने के गैप पे आप देखेंगे कि यहाँ पे जो डेट दिया हुआ है ये मुख्य रूप से ऐसे समय को यहाँ पे डिनोट करता है जब बिल्कुल जो पृथ्वी यानी कि जो पृथ्वी पे दिन और रात होने की ये चीज़ें हैं वह इसमें परिवर्तन होती रहती हैं। जब आप 21 जून की बात करेंगे तो 21 जून में अब चूँकि सूर्य की रोशनी जो है वह कर्क रेखा पे पड़ रही है सीधे सीधे, और 21 जून पे आप देखेंगे तो कर्क रेखा के क्षेत्र में यानी कि उत्तरी गोलार्ध में आप देखेंगे तो सबसे लंबा जो होता है वह दिन होता है और सबसे छोटी रात 21 जून के दिन ही होता है। इसी के विपरीत यदि हम साउथ की बात करें यानी कि साउथ दक्षिणी गोलार्ध की बात करें तो 21 जून को सबसे छोटी क्या होगा, सबसे छोटा दिन होगा और सबसे बड़ी रात होगी। जैसे कि ठंडी के मौसम में यहाँ पे दिसंबर में हमें देखने को मिलता है कि जब आप बात करेंगे उत्तरी गोलार्ध की यानी कि भारत के संदर्भ में आप बात कर लें तो 22 दिसंबर के दिन जो होता है वह सबसे छोटा दिन होता है और सबसे बड़ी रात होती है। और 22 दिसंबर के बाद जैसे ही आगे बढ़ता रहता है समय यानी कि 22 के बाद 23 दिसंबर, 24, 25, 26 और उसके बाद मार्च आते आते 21 मार्च आते आते जो आप देख रहे थे कि जो दिन छोटा और रात बड़ा हो रहा था वो धीरे धीरे घटते घटते यानी कि दिन के समय में बढ़ोतरी होते होते और रात के समय में घटौती होते होते मार्च के महीने में उत्तरी गोलार्ध में आप देखेंगे तो दिन और रात दोनों बराबर होगा। और इसी तरह से यहाँ पे आप जब देखेंगे 21 जून को तो उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन और सबसे छोटी रात होती है। और फिर जब आप आएंगे तो 23 सितंबर में जब आप पहुँचेंगे तो अब चूँकि यहाँ पे सबसे बड़ा दिन और सबसे छोटी रात हो रही है तो 21 जून के बाद ये तो 21 जून इसका चरम सीमा होता है। 21 जून के बाद फिर से इसमें घटौती शुरू हो जाती है यानी कि जो सबसे लंबा समय हो रहा था, जो सबसे लंबा दिन का समय हो रहा था उसमें अब घटौती शुरू हो जाएगी और रात के जो समय में वह परिवर्तन होना शुरू हो जाएगा यानी कि रात लंबी होने लगेगी। और ये स्थिति आते आते 23 सितंबर को ऐसी स्थिति आएगी जब नॉर्थ पोल पे दिन और रात बराबर होगा या फिर साउथ पोल पे भी यहाँ पे दिन और रात बराबर होता है। तो इस तरह से ये चीज़ें काम करती हैं। आशा करता हूँ कि दोस्तों आप लोग को ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी और यदि समझ में नहीं आई तो एक बार वीडियो जरूर दोबारा देख लीजिएगा। और आशा करता हूँ कि वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कर दीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि जब हम नई वीडियो लेकर आएँ तो उसकी जानकारी आपको हो सके। तो हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में।